हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए डेली। मैं आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। देख लीजिए आप, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी ओक्टेन संख्या शून्य है। आइसो ओक्टेन की, नियो ओक्टेन की, एन ओक्टेन की, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ओक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ओक्टेन संख्या उतनी अधिक होती है। आइसो ओक्टेन में ओक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेप्टेन में ओक्टेन की संख्या 0 होती है। अतः विकल्प ई कोई सत्य नहीं है, अर्थात उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कर्मिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। सुपोषण, जैव आवर्धन, जैवार्ध आवर्धन, जैव संचय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा जैव आवर्धन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कर्मिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनियमिकरण करणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां आदि हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जैविक आवर्धन। अगला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए वे भोजन के साथ अगले पोषी स्तर के जीवों में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कोलीफॉर्म क्या होते हैं। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भू सतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, खाने के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक टीन की तुलना में महंगा है। टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग
गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1 जोड़ा। कितनी होती है? 1 जोड़ा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में ये XY तथा महिला में ये XX होते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में उदाहरण गुर्दे की कोशिका एक जोड़ी XY अथवा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, गुणसूत्र पर जीन की रिक्त स्थान व्यवस्था होती है चक्रीय, विसरित, रेखिक। तो इसका आंसर होगा रेखिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, गुणसूत्र पर जीन की रेखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र DNA के एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और इसमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है। DNA के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? देखिए आगे। देखिए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, निमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर होगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, mRNA का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की क्वेश्चन देख लीजिए पहले। देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, RBC। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है, जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोसाइट लिम्फ अंगों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है द्विगुणित। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगुणित, त्रिगुणित। तो इसका आंसर होगा द्विगुणित। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बायरोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित है और बीजाणु अगुणित है। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं।
ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हेपेटिकोप्सीडा, लीवर वाटर्स, एंथोसेरोटोप्सीडा, हॉर्न वाटर्स तथा बायोप्सीटा मोसेस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय ग्लूकोज उपयोग करती है। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है यह है। देखिए, पेप्सिन, पर ऑक्सीडेज, एमाइलेज। तो इसका आंसर होगा सी, एमाइलेज। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्त्रावित करती है। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाकर शर्करा बनाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, नियासिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोबालामीन। क्या होगा? कोबालामीन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो चयापचय कार्य तथा उनसे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील AD। वसा में घुलनशील ADE के कुछ महत्वपूर्ण विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम देखिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 का पायरिडोक्सिन और विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन। विटामिन C का एस्कॉर्बिक और विटामिन D का कैल्सीफेरॉल और विटामिन E का टोकोफेरॉल और विटामिन K का फ्लोक्विनोन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर रचना को, अर्धसूत्री विभाजन को, आनुवांशिकी को। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जोन मेंडल ने दी, जिस कारण उन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अपने प्रयोग हेतु उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी। सूक्ष्म जैविक कोशिका विज्ञान। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, आनुवंशिकी। अगला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को
आनुवांशिकी कहते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण आनुवांशिक गुण कहलाते हैं और आनुवांशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारण के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के, लिनस पॉलिंग के, ग्रेगर मेंडल के। तो इसका आंसर होगा ए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 25 अप्रैल 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया गया। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मॉरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मानचित्र। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्र कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं रूपांतरण, आनुवंशिकता, जीन। तो इसका आंसर होगा बी, आनुवंशिकता। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप वर्गिकी, पारिस्थितिकी, पादप कार्यकी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, पादप कार्यकी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादप कार्यकी में पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्यकी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मृत जीवों के अपघटक है वायरस, जीवाणु, कवक। तो उपरोक्त में से एक से अधिक किए हुए चारों। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार, बाजरा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दलहन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, दिए गए विकल्पों में दलहन एक फलीदार फसल है।
मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया एवं मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? एंथोसायनिन, लैग हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लैग हीमोग्लोबिन बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लैग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। लैग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजीनेस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रदान करता है। इसलिए लैग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरिया के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें टीलिया डैम्बिस कहा जाता है, टीलिया डैम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो इसका आंसर होगा रूस। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें टीलिया डैम्बिडस कहा जाता है, टीलिया डैम्बी जीवाश्म रूस में पाए गए थे। टीलिया डैम्बिडस ईयरविंग जैसे कीड़े हैं। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था, जो पहले से ज्ञात पराग आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का। तो इसका आंसर होगा पक्षियों का। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है। ऑर्निस पक्षीलॉजी, यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास, स्वरूप, संयोग, व्यवहार, आवाज, नकल करने की क्षमता आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीटाहारी पौधा है? कसकुटा, अमरबेल, ओरोबंकी, आगे, ड्रोसेरा। तो इसका आंसर होगा ड्रोसेरा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। ड्रोसेरा एक कीटाहारी पौधा है। इस प्रकार के पौधे अम्लीय भूमि अथवा दलदली भूमि में उगते हैं। इनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अपने पोषण की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके उसे अपना आहार बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है शाखाओं की संख्या की गणना से, जमीन से 1 मीटर ऊपर, तने के घेरे की माप से, पेड़ की ऊंचाई की माप से। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जमीन से 1 मीटर ऊपर, तने के घेरे की माप से। तो इसका आंसर होगा पी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर, तने के घेरे की माप से की जाती है।
पेड़ पर फलियों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रसारण, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए, विसरण। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लीची का खाद्य भाग है क्या? एरिल, थैलेमस, बीजकोट, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए, एरिल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम लीची चाइनीज है। इसके खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है जिसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल एवं उसके खाने वाले भाग निम्न है। देख लीजिए, आम का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति, नारियल का भ्रूणपोष, सेब का मासल, पुष्पासन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड, स्टीवर्ड और सेलिसबरी, थीमेन और स्कूग। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गार्नर और एलार्ड, ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने सन 1920 में की थी। कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे ही पौधों की प्रदीप्ति कालिता कहते हैं। यह पौधों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है जो निम्न है। लंबे दिन वाले पौधे, जिन पौधों को प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है वे पौधे अधिक लंबे दिन वाले पौधे होते हैं, जैसे मूली, पालक, चुकंदर आदि। छोटे दिन वाले पौधे, जिन पौधों को प्रकाश की कम आवश्यकता होती है उन्हें छोटे दिन वाले पौधे STP कहा जाता है, जैसे सूरजमुखी, चावल, सोयाबीन, तंबाकू आदि। दिन तटस्थ पौधे, वे पौधे जिन्हें दिन की लंबाई की परवाह किए बिना फूल जाते हैं, दिन तटस्थ पौधे कहलाते हैं, जैसे गुलाब, टमाटर, ककड़ी आदि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जल परागित पुष्पों में पराग कण होते हैं, हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, सूखे। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, सूखे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जल परागित पुष्पों में पराग कण सूखे होते हैं। जल पराग कण वाली प्रजातियों के पराग कणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षित प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।